हाय गाइस, क्या आपने भी सोराइसिस के बारे में कोई ऐसी मिथ सुनी है या कोई ऐसी बात सुनी है जो हो सकता है कि आपको गलत दिशा में ले जाए? तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोराइसिस की ऐसी 10 मिथ्स के बारे में जिनको तोड़ना बहुत ज़रूरी है, इन्फॉर्मेशन सामने लाना बहुत ज़रूरी है। आज इस वीडियो में हम इन मिथ्स को तोड़ने वाले हैं और सच को सामने लाने वाले हैं। तो उससे पहले लेकिन ज़रूरी है कि ये मिथ्स हमें क्यों नुकसान पहुंचा सकते हैं। गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर धवन और मैं हूं कंसल्टेंट सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया के यूट्यूब चैनल पे। कायाकल्प ग्लोबल पे हम पिछले 30 सालों से मैं और मेरी टीम 2 लाख से भी अधिक सोराइसिस के पेशेंट्स को कंसल्टेशन दे चुके हैं। हम लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन, वीडियो कंसल्टेशन और क्लिनिक कंसल्टेशन के माध्यम से पेशेंट्स को देखते हैं। हमारे 2 सेंटर्स हैं, लखनऊ में, अलीगंज में और दिल्ली एनसीआर में, फरीदाबाद में। तो जो लोग आके दिखाना चाहते हैं वो आके दिखा लेते हैं और जो लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे या तो कॉल करके या व्हाट्सएप वाले लिंक पे क्लिक करके अपनी अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं कि सोराइसिस में ऐसी क्या 10 बातें हैं जो एक्चुअल में सच नहीं है और क्यों उनसे आपको बचना चाहिए ताकि आप गलत दिशा में ना चले जाएं यदि आप सोराइसिस से जूझ रहे हैं। सबसे पहला मिथ जो हम सुनते हैं वो ये है कि सोराइसिस सिर्फ एक स्किन डिजीज है। ऐसा सच नहीं है, क्योंकि सोराइसिस सिर्फ एक स्किन डिजीज नहीं है। हाँ, सोराइसिस के दिखने वाले सिम्टम्स सिर्फ हमें स्किन पे नजर आते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेड स्केली पैचेस, जिसमें लाल रंग के उभरे हुए पैचेस होते हैं जो खुजली करने पर जिनमें पपड़ी झड़ती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक स्किन डिजीज़ है। ये एक्चुअली एक इंटरनल डिजीज़ है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है, जेनेटिक डिजीज़ है, जिसका मैनिफेस्टेशन बाहर स्किन पे हो रहा है। इसका मतलब कि सोराइसिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होने की वजह से इसका कोरिलेशन पाया गया है और भी बहुत सारी डिजीज़ से, जैसे कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक, डायबिटीज़। ये कुछ ऐसी प्रीमॉर्बिड कंडीशंस हैं जिसके साथ सोराइसिस का कोरिलेशन है। यही नहीं, सोराइसिस जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो ये जानते हैं कि ये सिर्फ एक स्किन डिसऑर्डर ही नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कॉज कर सकती है, क्योंकि ये हमारे आत्मविश्वास पे और हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, जिसकी वजह से सोसाइटी में, समाज में, रिलेशनशिप बिल्डिंग में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। सेकंड मिथ जो मैं सॉल्व करना चाहूँगा, जो तोड़ना चाहूँगा, वो ये है कि लोगों को लगता है कि सोराइसिस छूने से फैल सकता है। तो ये बिल्कुल भी सच नहीं है। हाँ, क्योंकि सोराइसिस एक जेनेटिक कंडीशन है, ऑटोइम्यून कंडीशन है, तो ये हो सकता है कि अगर हमारे घर में किसी को सोराइसिस है तो आगे सोराइसिस होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं बच्चों में। लेकिन सोराइसिस वाले व्यक्ति को छूने से या उनके साथ कुछ भी तरीके से हैंडशेक करने से या फिजिकल कांटेक्ट में आने से आपको सोराइसिस नहीं हो सकता। इट इज़ इम्पॉसिबल। ये एक इंटरनल कंडीशन है। ये स्किन कंडीशन सिर्फ स्किन कंडीशन ही नहीं है। तीसरी मिथ जो लोगों को लगता है वो ये है कि सोराइसिस का इलाज सिर्फ और सिर्फ स्टेरॉइड से ही किया जा सकता है। ये एक्चुअली पूरी तरीके से सच नहीं है। स्टेरॉइड्स जो होते हैं सोराइसिस में दिए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ अक्यूट मैनेजमेंट के लिए। अक्यूट मैनेजमेंट का मतलब है अगर बहुत ही अग्रेसिव सोराइसिस है, जिसमें कि मान लो बहुत ज़्यादा लाली है या फुल बॉडी सोराइसिस है या ब्लीडिंग हो रही है पैचेस में, तो डिजीज़ को इमीडिएटली रिलीव करने के लिए, या अगर आपका सोराइसिस जॉइंट्स में जा चुका है, उस कंडीशन में इम्यूनोसप्रेसेंट्स का यूज़ किया जाता है। उस कंडीशन में अंग्रेज़ी डॉक्टर तेज़ दवा लिखते हैं जो कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में ज़रूरी भी होती है डिजीज़ को इमीडिएटली शांत करने के लिए। लेकिन स्टार्टिंग स्टेजेस में जब सोराइसिस शुरू हो रहा है, मान लो पपड़ी अभी आने शुरू ही हुई है, पहला साल ही है, स्टेरॉइड्स देने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि आयुर्वेद में ही इसका बहुत अच्छा इलाज है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। सिर्फ हर्बल, अगर आप अपनी बॉडी में टॉक्सिन क्लियरेंस कर पाते हैं, अपनी डाइट को प्रॉपर रखते हैं, अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रॉपर करके रखते हैं और हर्बल एप्लीकेशन लगाते हैं, अपने स्किन को मॉइस्चराइज करके रखते हैं, तो आपका सोराइसिस ठीक हो सकता है। क्योंकि सोराइसिस, जैसा मैंने बताया, एक ऑटोइम्यून कंडीशन है। इसके जो ट्रिगर है इसको हमें शांत करना है। तो सिर्फ स्टेरॉइड ही या इम्यूनोसप्रेसेंट ही इसका क्योर नहीं है, इसका ट्रीटमेंट नहीं है। अगला जो 5वां मिथ मैं बस्ट करना चाहूँगा इस वीडियो में वो ये है कि सोराइसिस सिर्फ और सिर्फ बदलते मौसम में होता है या सोराइसिस सिर्फ सर्दियों में होता है। ये सच है कि सोराइसिस सर्दियों में बढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सोराइसिस सर्दियों में ही होता है, या ऐसा नहीं है कि सोराइसिस सिर्फ बदलते मौसम के टाइम ही होता है। यस, सोराइसिस सर्दियों में इंक्रीज जरूर हो जाता है, लेकिन वो हो कभी भी सकता है। वो समर्स में भी हो सकता है, विंटर्स में भी हो सकता है, किसी भी टाइम पे वो हो सकता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि उसका ट्रिगर क्या है। उसका ट्रिगर है इन्फ्लेमेटरी फूड खाना, उसका ट्रिगर है स्ट्रेस लेना, उसका ट्रिगर है हवा में मॉइस्चर कम होना, उसका ट्रिगर है सनलाइट ना मिलना।
तो ये चीज़ों के ना मिलने की वजह से सोराइसिस बढ़ता है सर्दियों में, बट ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ सर्दियों में ही होता है। सिक्स्थ मिथ जो लोगों को लगती है वो ये है कि सोराइसिस में धूप का कोई रोल ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको साइंटिफिकली बताना चाहता हूँ कि सोराइसिस में सन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, फोटोथेरेपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि सनलाइट जब हमारी स्किन पे पड़ती है तो विटामिन डी का सिंथेसिस शुरू होता है, और विटामिन डी का रोल है हमारे स्किन सेल्स, जो हमारी कोशिकाएं हैं, हमारी चमड़ी जो है उसकी जो कोशिकाएं हैं, उनके जो बढ़ने की रफ्तार है उसको रेगुलेशन में विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है। और वो विटामिन डी हमारी बॉडी में स्किन सनलाइट से ही आता है। दैट इज़ वाई सोराइसिस जो है विंटर्स में बढ़ जाता है, क्योंकि सनलाइट इतनी हमको नहीं मिलती। तो क्या सोराइसिस की ट्रीटमेंट में सनलाइट का रोल है? येस, 100% सोराइसिस की ट्रीटमेंट में सनलाइट का बहुत बड़ा रोल है। आगे बात करते हैं हमारे 7 मिथ की, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन जो मैं दे रहा हूँ वो इंटरेस्टिंग लग रही है, ये जो वीडियो मैं लेके आया वो इंटरेस्टिंग लग रही है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आपने भी कोई ऐसा कमेंट सुना है या आपने कोई भी ऐसी बात सुनी है जो आपके मन में खटकती हो, आपको लगता हो कि ये भी शायद एक मिथ है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमको बताएं। मे बी बाकी जो व्यूअर्स हैं वो आपके कमेंट को पढ़ के कोरिलेट कर पाएँ कि हाँ, हमने भी ये बात सुनी है। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं अर्ज करूँगा कि आप हमारी बाकी वीडियोस को भी ज़रूर एक बार चेकआउट करें। हो सकता है कि आपको चैनल पसंद आए और आप डेफिनेटली उसको सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। चलिए बात करते हैं हमारी 7th मिथ के बारे में। लोगों को लगता है कि सोराइसिस में हमें वर्कआउट नहीं करना चाहिए। ये सच नहीं है। इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि सोराइसिस के पेशेंट्स को कुछ अमाउंट ऑफ मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन कि उससे उनके स्ट्रेस लेवल्स कंट्रोल रहते हैं, उनकी बॉडी में एंडोर्फिन्स निकलते हैं जो कि एक तरह के नेचुरल ओपिएट्स होते हैं जो हमारे मूड को अपलिफ्ट करते हैं और स्ट्रेस को कम करते हैं। और सोराइसिस का हमको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर जो मॉडर्न मेडिसिन में भी लिखा गया है, आयुर्वेद के ग्रंथों में भी लिखा गया है, वो है स्ट्रेस। तो इसलिए अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए, अपनी बॉडी को मूव करने के लिए, टॉक्सिन क्लियरेंस के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए फिजिकल एक्टिविटी 30 to 45 मिनट्स आपको करनी चाहिए यदि आपको सोराइसिस है। अगला जो मिथ है जो कुछ लोगों को लगता है वो ये है कि सोराइसिस सिर्फ बड़े लोगों को होता है। ये सच नहीं है। हाँ, आमतौर पे जो लोग दिखते हैं जिनको सोराइसिस होता है वो बड़े लोग होते हैं, लेकिन सोराइसिस जो है वो टीनेज की एज से भी शुरू हो सकता है। हमने फिजिकली भी 15, 16, 17 जस्ट अडल्ट यंग अडल्ट एज ग्रुप में ही हमने पेशेंट्स देखे हैं जिनको सोराइसिस है। इनफैक्ट बच्चों को स्कैल्प सोराइसिस भी हो सकता है। और बच्चों में आमतौर पे, यंग अडल्ट्स में, टीनेजर्स में सोराइसिस होने के जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो कई बार इन्फेक्शन भी होता है। गले में इन्फेक्शन होने के बाद उनको स्टेप थ्रोट जिसे हम कहते हैं मेडिकली, वो इन्फेक्शन होने के बाद भी कभी कभी सोराइसिस ट्रिगर हो जाता है। तो ये एक मिथ है कि सोराइसिस सिर्फ बड़े लोगों में ही होता है। सोराइसिस एकदम बच्चों में नहीं होता है, छोटे इन्फेंट्स में नहीं होता है, कम पाया जाता है, और बहुत छोटे बच्चों में नहीं होता है, लेकिन यंग अडल्ट से सोराइसिस मिलना शुरू हो जाता है। अगला मिथ, 9th मिथ जो है वो ये है कि सोराइसिस जो है इसका कोई इलाज ही नहीं है। ऐसा नहीं है। देखिए, सोराइसिस इज़ अ मैनेजेबल डिसऑर्डर। एलोपैथी में इसे एक इनक्योरेबल डिजीज़ कहा गया है, लेकिन आयुर्वेद में इसको जो है कष्ट साध्य रोग माना गया है, यानी कि डिफ़िकल्ट टू ट्रीट डिसऑर्डर बोला गया है। तो सोराइसिस में इंपॉर्टेंट ये है कि आप सही समय पर सही डॉक्टर से जुड़ें। जब आपकी डिजीज़ जस्ट शुरू ही हुई है तभी अगर आप एक अच्छे डॉक्टर के साथ हैंड होल्डिंग कर लेते हैं तो आपके सोराइसिस को मैनेज किया जा सकता है 100%। ऑफ कोर्स अगर आप ऐसी स्टेज में किसी डॉक्टर के पास जाते हैं जब आपका सोराइसिस जॉइंट्स में चला गया है, आपको सोराइटिक आर्थराइटिस हो गया है, तो जाहिर सी बात है कि आपको इलाज लंबा चलेगा, गर्म दवाई देनी पड़ेगी, हैवी दवाई देनी पड़ेगी। तो बेटर ये है कि जब आप, मान लो आप ये वीडियो देख रहे हैं और अभी भी आप कंफ्यूज हैं कि आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए कि नहीं, तो आपको 100% एक अच्छे डॉक्टर से जुड़ना चाहिए, क्योंकि अर्ली स्टेज में ही अगर इसको ठीक कर लिया जाए तो ये हमारे नेल्स और हमारे जॉइंट्स में नहीं जाएगा। लास्टली जो मिथ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि सोराइसिस का किसी भी लाइफस्टाइल वेरिएबल से कुछ लेना देना नहीं है, कि हम सोराइसिस अगर हमें हो गया है तो अब हमें सिर्फ दवाई खाने से ही ट्रीटमेंट मिलेगा। ऐसा नहीं है। सोराइसिस में प्रूवन साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है इसलिए कि सोराइसिस का बहुत कोरिलेशन है आपकी लाइफस्टाइल से। इनफैक्ट सोराइसिस आज की डेट में आप भी नोटिस कर रहे होंगे कि बढ़ता जा रहा है। पहले जितना होता था उतना अब उससे ज़्यादा हो रहा है। ऐसा क्यों? बिकॉज इट इज़ ऑल्सो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। लोगों का स्ट्रेस, कॉर्पोरेट जॉब, इरेगुलर लाइफस्टाइल, कॉन्स्टिपेशन, स्मोकिंग एंड अल्कोहल, रेड मीट खाना, मटन खाना, ये सारी चीज़ें जो है शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा करती हैं और ये जाके हमारे सोराइसिस को बढ़ाती हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है आपका भी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा हो कि जब आप अल्कोहल लेते हैं तो बाद में आपका सोराइसिस इंक्रीज़ हो जाता है। इसका साफ कोरिलेशन है कि लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है हमारे सोराइसिस की मैनेजमेंट में और इसकी ट्रीटमेंट में। गाइस, ये थे आज की वीडियो। मैंने 10 मिथ्स शेयर करी हैं आपके साथ, तो जिससे कि आपको ये पता चले कि आखिर सच क्या है, ताकि आप भी ऐसी वैसी कोई बात अपने सराउंडिंग में सुन के गलत दिशा में ना चले जाएं। मैं चाहता हूँ कि आप सही समय पे
सही डॉक्टर के साथ जुड़ें और टाइम रहते अपना इलाज करवाएं, इससे पहले कि बीमारी जो है वो आगे नेल्स एंड जॉइंट्स में चले जाए, जहाँ पे ये आपको बहुत हैवी इम्यूनोसप्रेसेंट्स या मॉडर्न मेडिसिन स्टेरॉइड्स का यूज़ करना पड़े। उससे पहले ही आप इसको ठीक कर लें। धन्यवाद।